हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 17 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुई हैं और आप लोगों को ये अच्छे से बताया जाएगा कि प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं आपको, साथ ही साथ प्रीलिम्स स्पेसिफिक कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पर भी अच्छे से डिस्कशन करी जाती है। आपको भी पता है, हम ये जो सीरीज डिस्कशन करते हैं इसमें हम सेग्रीगेट वाइज बताते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए कौन से फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, सो दैट कहीं पर भी मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन या बॉडी पार्ट्स में कैसे उस इश्यू को लिखना है, पॉइंट्स को कैसे लिखना है, वो आपको पता हो जाए। क्योंकि आपको पता है यूपीएससी मींस कि आप बिटवीन द लाइन कनेक्ट कर सके जो भी आपके टॉपिक्स आपने सेग्रीगेटली पढ़े हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपके एनवायरनमेंट हो, इन सब को जब आप लिंक करना सीख जाते हो, खासकर इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। इवन कि आपका जो क्वेश्चंस है वो आपको थोड़ा सा बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग लगे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, वो था आपका नेशनल पॉलिसी ऑन प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर लाई गई थी, 2016 में ही थी शायद। तो बेसिकली सर्टेन आपके जो पॉलिसीज हैं उसमें से आपको हो सकता है वो कुछ याद ना हो, लेकिन आप लिख सकते हो कि प्लास्टिक, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पॉलिसीज के फीचर्स याद होने चाहिए। आप आराम से लिख सकते हो कि उस पॉलिसी में क्या होगा। जो आपके प्लास्टिक वेस्ट है उसको मिनिमाइज करने की बात करी जाएगी एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट करने की बात करी जाएगी। साथ ही साथ वी हैव द सॉलिड वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म का प्रोविजन होगा, सो दैट ये जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होते हैं उसको सेग्रीगेट किए जा सके और अल्टीमेटली आपका उसे फिल्टर कर जो भी उसको रिसाइकल रीयूज करने की बात है वो की जा सके। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पॉलिसीज लाए जाएंगे, लेकिन क्या हर एक पॉलिसीज के प्रोविजंस आपको याद नहीं रह सकते। साथ ही साथ उतना टाइम भी नहीं है कि आप हर एक प्रोविजन को डिटेल से याद करते रहो। सो आप एक ऑन जनरल पॉइंटर्स डेवलप कर सको कि सो दैट वो जो पॉइंटर्स है वो लगभग हर पॉलिसीज में मैच कर जाती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स है, उसमें अगर आपको कोई एक इश्यूज लिखने की बात आएगी तो लैक ऑफ फंडिंग ये हो गई, और फिर यूं कह सकते हो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वीकेंड है, ये सब आप यूज कर सकते हो सो दैट आपके जो आंसर्स है वो कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे ऐसे जैसे आपके ये जो स्कीम्स है, तो स्कीम्स में आप ऐसे पॉइंटर्स जरूर कॉमन कलेक्ट करो जो हर जगह यूज हो सकते हैं, सो दैट अगर कोई भी स्कीम्स आए जो आपको पता ना हो तो आप आराम से उसे यूज कर सको पॉइंटर्स को, तो आपको उतनी ज्यादा दिक्कतें ना हो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाते हैं, चाहे वो आपका ऑप्शनल, तो जहां पर हो सकता है कि वो आपके आइडिया से बाहर हो, तो वहां पर आपको एट द स्पॉट आंसर क्रिएट करने की बात होती है। सो आप इस वे में अगर प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली ये आंसर्स लिखने आपके आसान हो जाएंगे, ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल, कैबिनेट अप्रूव्स डीप ओशियन मिशन। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रही है, 1-2 साल से तो काफी ज्यादा न्यूज में रही है। तो ये जो आपका मिशन है ये डीप ओशियन मतलब समझ ही रहे होंगे कि जो आपका ओशियन है, within that we have the surface layer, we have the subsurface layer and we have the deep layer। तो ये डीप ओशियन को एक्सप्लोर करेगा, और डीप ओशियन को एक्सप्लोर करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रिसोर्सेस मिलते हैं, काफी ज्यादा रिसोर्स रिच होता है बेसिकली ओशियन हमारा, तो उसे एक्सप्लोर किया जा सके और जो सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होंगी उसे भी डेवलप किया जाएगा, सो दैट जो ओशियन रिसोर्सेस आपके मौजूद हैं ओशियन में उसका सस्टेनेबल यूज किया जा सके, नॉट एक्सप्लॉयटेशन बट सस्टेनेबल यूज किया जा सके। एंड ये आपका मिशन मोड प्रोजेक्ट होगा, और इसके बेनिफिट्स यही होंगे कि जो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं भारत के तरफ से, जिसके तहत ब्लू इकोनॉमी को एक प्रकार से फ्रंट लाइन में लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे ये सपोर्ट डेफिनेटली करेगा। और जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो सिंपली मतलब ये हुआ कि जो भी आपको ओशियन रिसोर्सेस मौजूद हैं उसका सस्टेनेबल यूज किया जाए फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स, है ना। और आप देख सकते हो इट्स साइज इन इंडिया, अगर हम प्रेजेंट स्टेटस देखें तो 4% ऑफ द जीडीपी जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है ब्लू इकोनॉमी। आपको ही पता है जो इकोनॉमी है उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो जैसे फिशरीज हो गई, है ना, ये सब चीजें आ जाती है, शिप्स हो गई, ये सब ब्लू इकोनॉमी में आती हैं। तो आपका 4% ऑफ जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करता है। और ब्लू इकोनॉमी
जो आपका डीप ओशन मिशन है ये इम्प्लीमेंट करी जाएंगी फेज वाइज मैनर में, बिकॉज इट इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम लिमिट। तो आने वाले 5 सालों में इसको फेज वाइज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये याद रखना है आपको अच्छे से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इट। एंड मेजर कंपोनेंट जो इस मिशन के हैं, तो आप देख लो यहाँ पर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग, क्योंकि डीप सी माइनिंग में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। सो पहला आपका यही कंपोनेंट होगी कि उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए। एंड मेंड समरसेबल टेक्नोलॉजी, जिसके तहत जो मनुष्य हैं या ह्यूमंस है वो डीप ओशियन में जा सके, बिकॉज डीप ओशियन में जाना इतना आसान नहीं होता ह्यूमंस के लिए। प्रेशर है एज वेल एज ऑक्सीजन लिमिटलेस है, ये सब कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। दैट्स वाई ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना जरूरी हो जाता है जो ह्यूमंस को डीप सी की तरफ लेके जाए और ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट किए जाए। और ऑब्जेक्टिव देख लो, एक मैन्ड सबमर्सिबल डेवलप किया जाएगा जिसके तहत 3 लोगों को अप टू ए डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स लेके जाया जाएगा। साथ ही साथ देयर विल बी एन इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को माइन करेगा। और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट यू कह सकते हो कि मिनरल रिसोर्सेस है जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द ओशियन, और इसमें आयरन मेटल्स हो जाते हैं और भी बहुत सारे मेटल्स इससे निकाले जा सकते हैं इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन। और जैसा कि मैंने बताया आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की, तो ये स्मॉल राउंडेड एक्रीशन मतलब यूं कह सकते हो कि एक्यूमुलेशन है ना। एक्रीशन जैसे आपने सुना होगा आपका जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ तो एक्रीशन के कारण हुआ, ऐसा आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार से एक्रीशन होता है, एक्यूमुलेशन आप सिंपली कह सकते हो। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स स्मॉल राउंडेड एक्रीशन है जो मिनरल से कंपोज होती हैं, लाइक मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, हाइड्रोक्साइड, जिससे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये सारे मिनरल्स हमें प्राप्त हो सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए ये सब इस्तेमाल हो सकते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है आपका वो है डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अंडरस्टैंड किया जा सके, साथ ही साथ फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी अनुमानित किया जा सके इंपॉर्टेंट क्लाइमेट वेरिएबल्स का, जो सीजनल से लेकर डिकेडल टाइम स्केल्स पर होती है ना। तो ऑब्जेक्टिव याद रखना है, नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज टू अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट वेरिएबल्स ऑन सीजनल टू डिकेडल टाइम स्केल। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, तो इसके तहत क्या होंगी कि जो डीप सी फ्लोरा एंड फौना है, जो कि आपको भी पता है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ओशियन इकोसिस्टम के लिए, और इनको कहीं ना कहीं बायो प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी माइक्रोब्स है इन सबको प्रोटेक्ट करना है, इनको प्रोस्पेक्ट करना है, साथ ही साथ स्टडी भी करनी है ऑन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ डीप सी बायो रिसोर्सेज। वाई सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन? बिकॉज अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा तो जो ये आपके बायोडाइवर्सिटी है, डीप सी बायोडाइवर्सिटी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इसीलिए बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ डीप सी फ्लोरा एंड फौना एंड एट द सेम टाइम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ डीप सी बायो रिसोर्सेज। एंड वी हैव द डीप ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन। और डीप ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन के तहत क्या होगा, टू एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल साइट्स ऑफ मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइजेशन along the इंडियन ओशियन मिड ओशियनिक रीजेज। आपको पता है इंडियन ओशियन में आपका मिड ओशियनिक रीज पाए जाते हैं, अटलांटिक में भी आपका मिड ओशियनिक रीजेज है। तो उसके अलोंग बेसिकली जो पोटेंशियल साइट्स है जहां पर मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइजेशन मिल सकते हैं, उसको एक्सप्लोर और आइडेंटिफाई करना, सो दैट फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए इसे हार्नेस किए जा सके। एंड वी हैव द एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन। तो एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन, इसके तहत क्या होंगी कि स्टडीज एंड डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट। तो ये भी है आपका, है ना, डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार किए जाएंगे, सो दैट जो आपके ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर्ड डिसैलिनाइजेशन प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो भी है आपका। एंड वी हैव द एडवांस मेराइन स्टेशन फॉर ओशियन बायोलॉजी। इसके तहत क्या होगा, ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप करी जाएंगी, इंटरप्राइजेस डेवलप किए जाएंगे इन ओशियन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू अंडरस्टैंड द रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द ओशियंस एंड विल ट्रांसलेट रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बिकॉज जो भी स्टडी और रिसर्च करी जाएंगी उसको कैसे इंडस्ट्रियल यूज में लाया जाए, कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लाया जाए, ये भी फोकस होगा एडवांस मेराइन स्टेशन और ओशियन बायोलॉजी, है ना।
सो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया, आपको डीप सी मिशन जो आपका डीप ओशन मिशन है इसके बारे में प्रीलिम्स के लिए बस इतना आपको याद रखना है, मिशन मोड प्रोजेक्ट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसके द्वारा चलाई जाएगी, बिकॉज नोडल मिनिस्ट्री यही है। और फिर इसके ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको, मेजर कंपोनेंट में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है, वैसे तो जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो इन जनरल ही है, बट ऑप्शंस आएंगे तो आप उसको अच्छे से एलिमिनेट कर सकोगे। अगर कोई निगेटिव बातें ऑप्शंस में लिखी रहेंगी तो मान के चलना वो ऑप्शन आपका गलत होगा, है ना। जनरली ऐसे ऑप्शंस अगर होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन के ऑप्शन जो होंगे वो पॉजिटिव वे अगर दिखा रहे हैं तो फिर आपका ऑल ऑफ द एबव ही होता है, ये आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। आपने एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। So always try to analyze previous year question and based on that do your assumption, do your findings की क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर हमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शंस चूज करना है, कहाँ पर हमें ऑल ऑप्शंस ओनली ऑप्शंस को कैंसिल करने हैं। तो ये सब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करोगे तो आराम से आपको इसके बारे में जो इंटरनल बातें हैं वो पता चल जाएगी, उसके बाद आपको दिक्कतें नहीं होंगी। So let's move to our next topic, कैबिनेट नोट फॉर इनलैंड वेसल बिल। तो कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है इनलैंड वेसल बिल, और हम बात करेंगे ये जो आपका इनलैंड वेसल बिल है ये स्ट्रीमलाइन करेगा, मेन स्ट्रीम करेगा, रेगुलेट करेगा यूज ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। क्योंकि आपको ही पता है कि ये जो वाटरवेज है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं इसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, और इसका जो पोटेंशियल इस्तेमाल है फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। और ऐसे में हमें मेन स्ट्रीम करने की जरूरत भी थी, तो मेन स्ट्रीम जब भी किया जाएगा तो रेगुलेशन भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये बिल लाई गई थी इनलैंड वेसल बिल, जो आपका स्ट्रीमलाइन करेंगी, रेगुलेट करेंगी द यूज ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। एंड इतना ही नहीं, ये जो बिल है रिप्लेस करेगा इनलैंड वेसल एक्ट 1917। और जब हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन की, तो भारत में ये सिर्फ और सिर्फ 0.5% मॉडल शेयर कंट्रीब्यूट करता है, जबकि आपका यही इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल शेयर 42% है नेदरलैंड में। कहने का मतलब ये है कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो यूरोपियन नेशन है, देख सकते हो आप, नेदरलैंड का हो या फिर जो आपके जर्मनी सब है, यहाँ वेल डेवलप्ड है। चाइना में यही देख लिया जाए तो इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम 8.7 है, यूएसए में ये आपका 8.5 है, तो 8.5 नहीं 8.3 है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये इनलैंड वाटरवेज डेवलप किए जाते हैं, बिकॉज वी हैव सो मेनी रिवर एंड इफ दे आर इंटीग्रेटेड, दे आर वेल डेवलप इनटू वाटरवेज, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप समझ सकते हो, वन स्टेट से दूसरे स्टेट से अगर मूव करना होगा तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, और इससे डेफिनेटली जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो कम होगी। तो ये बेनिफिट्स कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर प्लस जो आपके सेलर थे उन सबको मिलेगा। तो ये पॉजिटिव बात है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ेगा, खासकर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करी जाएंगी नेशनल वाटरवेज के थ्रू, ये बढ़ सकता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि जो आपका रोडवेज है, अभी फिलहाल तो ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज से ही होती है प्रोडक्ट की जनरली, तो ये जो आपका पेट्रोल डीजल खर्च होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कम होंगे। इंपोर्ट बिल जो है पेट्रोल डीजल की वो कम होगी, तो पोल्यूशन भी कम होगा। अल्टीमेटली बेनिफिट्स जो है वो आपके सामने नजर आएंगे, एक तो कॉस्ट प्लस इन्वायरमेंटल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें इसके बेनिफिट्स में आ जाती है। सो अगर हम बात करें नेशनल वाटरवेज की, तो टोटल लेंथ जो है वो आपका 4503 किलोमीटर अभी तक बना दिया गया है, और टोटल स्टेट जो ये नेशनल हाईवे सर्व करती है 15 स्टेट से, याद रखना है आपको। और वी विल डिस्कस सम वाटरवे, जैसे नेशनल वाटरवे 1, ये बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम है, उसके अलोंग बनाया गया है, 1620 किलोमीटर इसका लेंथ है, और ये हल्दिया से प्रयागराज को कनेक्ट करता है। और जो स्टेट्स सर्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो गंगा रिवर सिस्टम के अलोंग जो स्टेट्स आते होंगे उससे जरूर सर्व किया जाता होगा, जैसे आपका यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब आ जाते हैं। और जो दूसरा है आपका नेशनल वाटरवे 2, जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अलोंग है, ये कनेक्ट करता है धुबरी टू सदिया, 891 किलोमीटर का है। और जो स्टेट ये सर्व करता है वो आप देख लो, असम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, इसको अच्छे से याद रखना है। ये आपका सदिया से धुबरी, और ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और ये आप देख लो गंगा रिवर सिस्टम, ये आपका प्रयागराज से आपका हल्दिया जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, ये आपका नेशनल वाटरवे 1 है। एंड वी हैव द नेशनल वाटरवे 3, जो आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल
बेसिकली यहाँ पर आप देख लो, ये है आपका नेशनल वाटरवे 3 जो कोल्लम से पट्टापुरम केरला में है, उसे कनेक्ट करता है। 205 किलोमीटर है, बट ये सिर्फ और सिर्फ केरला को सर्व करता है, ये अच्छे से याद रखना है आपको। एंड जो आपका नेशनल वाटरवे 4 है वो आपका बेसिकली कनेक्ट करता है, आप देख लो, पुडुचेरी टू काकीनाडा। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में है, 1078 किलोमीटर की लेंथ है, और ये जो डेवलप करी गई है गोदावरी कृष्णा एंड कैनाल्स के अलोंग काकीनाडा तो पुडुचेरी। एंड फिर देख लो जो स्टेट सब किए जा रहे हैं, यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यूटी और पुडुचेरी है, ये सब आ जाते हैं। एंड वी हैव द नेशनल वाटरवे 5, यहाँ पर आप देख लो नेशनल वाटरवे 5, ये ब्रह्मणी डेल्टा कैनाल इन सब को कनेक्ट करती है। आपको ही पता है ब्रह्मणी रिवर ये जो है आपका ओडिशा से फ्लो करती है कहीं ना कहीं, और ये नेशनल वाटरवे 5 जो है ये आपका गोयनखली टू तालचर उसको कनेक्ट करता है। 588 किलोमीटर है। जो स्टेट सब करते हैं वह है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, है ना। तो आप देख सकते हो ये ओडिशा है, ये तालचर है, और तालचर और उसके बाद गोयनखली, तो तालचर से गोयनखली को कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर है, आप यहाँ देख सकते हो नेशनल वाटरवे 5। और व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल वाटरवे 6, तो ये आपका बराक रिवर पर तैयार किया गया है, एंड इट्स कनेक्ट्स लखीमपुर टू भांगा। ये अभी इन प्रोसेस है, यानी कि इसको अभी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। 121 किलोमीटर के लेंथ के है ये, और जो स्टेट सर्व करी जाएंगी देख लो, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इसे कनेक्ट करी जाएंगी। तो वी हैव डिस्कस द मेन वाटरवे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नेशनल वाटरवेज के ऊपर मेंस के लिए क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, व्हाट इज वाटर नेशनल वाटरवे, और कुछ यू अकाउंट फॉर द नेशनल वाटरवे जो आपका डेवलप किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। तो आपको नेशनल वाटरवे 1 के बारे में लिखना होगा, 2 के बारे में, 3, 4, 5 के बारे में जरूर लिखना होगा, और लेंथ तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेंस के लिए याद रखना है, मेंस प्लस प्रीलिम्स, खासकर प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा रिवर, 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर, 3 जो है आपका जो केरला में कोल, ये जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है यहाँ पर, 4, 5 को आपको रिवर को याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी प्रीलिम्स के लिए याद ये रखना है कि सबसे ज्यादा लेंथ में कौन आता है, नेशनल वाटरवे 1 आता है, देन वी हैव द 2, नहीं नेशनल वाटरवे 1, उसके बाद आपका ये नेशनल वाटरवे 4 जो कि 1078 किलोमीटर का है, एंड जो नेशनल, और जो तीसरा क्रोनोलॉजी में आएगा वो है नेशनल वाटरवे 2, और उसके बाद जो चौथा आएगा वो है आपका नेशनल वाटरवे 5। तो बस ये 4 क्रोनोलॉजी याद रखना है आपको, सो दैट कभी भी यूपीएससी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन दे तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो सको, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता है, ये हमारा प्यारा भारत का मैप है, और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन इस पर दिए गए हैं, बट वी डोंट नीड टू गो टू दैट डिटेल। एंड की फीचर्स ऑफ दिस बिल की बात करें तो देख लो की फीचर्स इस बिल में क्या बात करी गई है। तो यूनिफाइड लॉ लाने की बात करी गई है फॉर द एंटायर कंट्री, इन स्टेट की सेपरेट रूल्स हों जो स्टेट्स फ्रेम करें अपने अपने रिवर के लिए, जो उनके स्टेट्स में लाइक करते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल डाटाबेस की बात करी गई है फॉर रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ वेसल क्रू ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। साथ ही साथ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स, यानी कि वैसे वेसल्स जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड है इनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सारे के सारे नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल इनको भी इनरोल कराना होगा डिस्ट्रिक्ट, तालुक, पंचायत और विलेज लेवल पर। एंड ये जो नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज हैं, ये बेसिकली स्ट्रेच ऑफ वाटर नॉट पार्ट ऑफ सी, बिकॉज इनलैंड है तो डेफिनेटली ये पार्ट ऑफ सी नहीं होते हैं। इस पर क्राफ्टिंग होंगी, यानी कि वेसल्स आपके चलाए जाएंगे। और देख लो कैरिंग कैपेसिटी नॉट लेस देन 50 टन्स, और ये नेविगेट कर सकते हैं जब नॉर्मली लोड किए जाते हैं। तो ये याद रखना है, नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज इज ए स्ट्रेच ऑफ वाटर नॉट पार्ट ऑफ द सी ओवर विच क्राफ्ट या वेसल ऑफ ए कैरिंग कैपेसिटी नॉट लेस देन 50 टन्स कैन नेविगेट व्हेन नॉर्मली लोडेड। एंड फिर आप देख लो वी हैव द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, इसने 111 रिवर्स डिक्लेयर किए या फिर रिवर स्ट्रेचेस डिक्लेयर किए, क्रीक्स, estuaries एज नेशनल वाटरवे। ये याद रखना है, डिक्लेयर्ड 111 रिवर्स और रिवर स्ट्रेचेज और क्रीक्स, estuaries एज नेशनल वाटरवे। बेनिफिट्स ऑफ IWT, यानी कि जो आपका इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन, क्या बेनिफिट्स होंगे? नॉर्मल बेनिफिट्स के साथ साथ अब नॉर्मल बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे। कैसे? एक तो इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, भाई साहब की आपका पॉल्यूशन कम होगा, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो रोडवेज से ट्रांसपोर्टेशन होती थी उससे तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चीपर होगा, दैट्स व्हाई वी प्रेफर ओशियनिक ट्रेड
not the plane trade, not the cargo aircraft, है ना. Why we prefer the oceanic trade? Because cheaper है, लेस फ्यूल कंजम्पशन होता है पर टन किलोमीटर, बेटर कनेक्टिविटी टू हिंटरलैंड, लेस इम्पैक्ट ऑन एम्बिएंट नॉइज लेवल, है ना. रोड कनेक्टिविटी से तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, बस हाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका कॉस्ट आता है, बट दैट कॉस्ट कैन बी मिटिगेटेड इफ प्रॉपर प्लान एंड प्रॉपर डिजाइन इज टेकिंग प्लेस बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटी. एंड क्या क्या स्टेप लिए गए हैं? वी हैव द NWA जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट लाई गई है, सागरमाला प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स भी चल रहे थे, रोल ऑन एंड रोल ऑफ रो प्रोजेक्ट भी चलते हैं. तो ये सब हमने डिस्कस किया, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए हमने डिटेल से डिस्कस किया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए नेशनल वाटरवेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज, क्योंकि ये मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और इसको आप स्किप नहीं कर सकते. So let's move to our third article, UNESCO Science Report 2021, the race against time for a smarter development released. तो ये याद रखना है, the race against time for a smarter development, ये रिपोर्ट यूनेस्को का है, 2021 रिपोर्ट ये रिलीज करी गई है, और ये जो रिपोर्ट है मॉनिटर करती है जो ट्रेंड्स साइंस गवर्नेंस वर्ल्ड वाइड में चल रही है उसको ये मॉनिटर करती है. साथ ही साथ ये भी एक्सप्लोर करती है कि कैसे कंट्रीज साइंस का इस्तेमाल कर रही है, साइंस का सहारा लेकर वो रियलाइज कर रही है डिजिटली एंड इकोलॉजिकली स्मार्ट फ्यूचर को, बिकॉज साइंस आने वाले समय में कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, और कैसे ये आपका कंटिन्यू हो रहा है, कहने का मतलब इसका गवर्नेंस क्या है, इन सबको ये आपका मॉनिटर करता है ना, कि हम लोग सही पाथ पर जा रहे हैं कि नहीं, ये सब आपका मॉनिटर ये करता है. तो क्या की हाईलाइट रहे हैं तो देख लो, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज have aligned over the past 5 years with countries of all income levels. वो अपने ट्रांजिशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं टू डिजिटल एंड ग्रीन इकोनॉमी. काफी अच्छी बात यहाँ से निकल कर आ रही है कि जो भी कंट्रीज है, चाहे वो कोई भी इनकम लेवल्स के हों, सब अपने आप को ट्रांजिट कर रहे हैं टू डिजिटल एंड ग्रीन इकोनॉमीज. ये अच्छी बात है. फिर भी 8 आउट ऑफ 10 कंट्रीज अभी भी डिवोट करते हैं लेस देन 1% ऑफ जीडीपी टू द रिसर्च, और जब तक रिसर्च होगा नहीं तो साइंस के फील्ड में रिवॉल्यूशन नहीं आती है. एंड दे रिमेन लार्जली रिसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन साइंस एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी. तो ये बात हो जाती है, क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं इन्वेस्ट किए जा रहे रिसर्च में, तो हाउ कैन यू से कि ये ट्रांजिट करेंगे आपके डिजिटल एंड ग्रीन इकोनॉमी में. उसके लिए तो R&D चाहिए. R&D भले ही कॉस्टली हो, बट फ्यूचर के लिए ये सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, बिकॉज इट कैन डील विद क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग इश्यू. एंड फिर देख लो इंडिया स्पेसिफिक फंडिंग्स. तो इंडिया के लिए भी स्पेसिफिक फंडिंग्स निकल कर आई है. पहली बात तो ये कि एवरेज ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज GARD, ओवर पास्ट 2 डिकेड्स ये 0.75% ऑफ जीडीपी था, विच इज लोवेस्ट अमंग ब्रिक्स. इस फैक्ट को आप याद रखना, मेंस के लिए याद रखना. जो एवरेज डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको कहा जाता है GERD. ओवर द पास्ट डिकेड आप सोच सकते हो इतनी दर्दनाक है भारत के लिए कि ये 0.75% ऑफ जीडीपी है, जो कि ब्रिक्स देशों से भी कम है. ब्राजील, रशिया फेडरेशन, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स में आते हैं. तो काफी दुखदाई बात है कि R&D पे हमारा फोकस इतना कम होता है, इतना कम शेयर जीडीपी में से एलोकेट किए जाते हैं आपके इसके लिए. एंड फिर देख लो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इज ऑलमोस्ट डबलिंग ईच ईयर सिंस 2016. और फिर देख लो 17,390 स्टार्टअप्स 2019 में हमें देखने को मिले थे. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो तो सर्विस सेक्टर में हुए हैं. ये भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन निकल कर आया है, डाटा से सर्विसेज सेक्टर में है. एंड वी हैव द एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 34% जो आपका 2014 में था, और ये ऑलमोस्ट 47% 2019 में बढ़कर हो गई है. इसका मतलब ये है कि 1 आउट ऑफ 2 ग्रेजुएट्स इज स्टिल नॉट एम्प्लॉयबल, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की कहीं ना कहीं क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है. 1 आउट ऑफ 2 ग्रेजुएट्स इज स्टिल नॉट एम्प्लॉयबल, बट एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है, ये बात है. एंड एज ए शेयर ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज जिसमें आपका विंड है, सोलर है, बायोफ्यूल्स है, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, ये सब
आपका फ्रॉम 13% 2015 में टू 22% 2018 में। ये आपका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये आपका बढ़ा है। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज का शेयर बढ़ा है। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, इट इज विंड, इट इज सोलर, इट इज बायोफ्यूल एंड इट इज स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड देख सकते हो शेयर आपका फ्रॉम 13% जो 2015 में था 2018 में वही 22% हुआ है। इस डाटा को आप रंग बिरंगे तरीके से याद रखना, कहीं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो भारत सरकार का ये कंट्रीब्यूशन आप एज ए इंट्रोडक्शन और एज ए कंक्लूजन के रूप में यूज कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं होने वाली। सो वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल एंड वैसे तो प्रीलिम्स के लिए आपको याद यही रखना है, दिस रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड डाटाज याद रखने हैं कि वी हैव द जीईआरडी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है वो मात्र 0.75% है, जो कि लोवेस्ट है अमंग द ब्रिक्स नेशन। तो ये दर्दनाक कहीं ना कहीं जो फैक्ट है वो हमारे को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये याद रखना नंबर ऑफ स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट डबल होते हैं ईच ईयर, लेकिन सबसे ज्यादा जो शेयर स्टार्टअप्स का कौन से सेक्टर में चला जाता है तो सर्विस सेक्टर में चला जाता है, ये बात याद रखनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज्ड इट्स एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। इसको कान खोल कर, नाक खोल कर, आंख खोल कर जो भी है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 है ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। और फिर आप देख लो ये जो रिपोर्ट है वो किसी भी देश के प्रोग्रेस को एसेस करता है कि वो जो देश है वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो टारगेट सेटअप किए गए थे जिसमें 17 एसडीजी थे, है ना। और ये आपका एसडीजी इंडेक्स भी प्रेजेंट करता है जो आपका 17 एसडीजी गोल्स के ऊपर होता है। साथ ही साथ डैशबोर्ड फॉर ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। एंड ये जो रिपोर्ट है आउटलाइन करती हैं कि जो कोविड के जो 19 इवेंट आए उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं एसडीजी के ऊपर। साथ ही साथ ये भी डिस्क्राइब करता है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनकी रिकवरी करी जाएंगे, बिकॉज जो प्रभाव देखने को मिले कोविड-19 की वो काफ़ी ज़्यादा गहरे, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह प्रभाव थे, तो उसको रिकवर करना भी एक चैलेंजिंग है। अब ये कैसे किए जाएंगे वो आपका एसडीजी गोल्स जो हैं उसके तहत रिकवरी प्लान भी फ्रेम किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनने में आ रहा है कि जो कोविड-19 के कारण जो नए बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा पॉवर्टी में चले जाएंगे, तो इनको वापस से उन स्टेटस को से निकालना है। ये फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं आपका बना के दिया जाएगा। साथ ही साथ वैसे तो अपने अपने गवर्नमेंट ऑफ द नेशन ये सब स्टेप्स निकालती ही हैं, बट टाइम टू टाइम ये सब जो रिपोर्ट है वो आगाह करते रहता है कि स्थितियां क्या चल रही है देश में। तो क्या की हाईलाइट है इस रिपोर्ट के, तो देख लो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क पहले की तरह ये इंडेक्स में टॉप करे हैं। इंडिया पहले की तरह 120 रैंक लाया है। एंड सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर साउथ ईस्ट एशिया, वैसे ये साउथ ईस्ट एशिया नहीं साउथ एशिया होगा, तो साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सिर्फ आगे है, बाकी से ये पीछे ही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब रैंकिंग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का इसका मतलब सिंपल है कि जो भारत सरकार है या गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो कहीं ना कहीं फुल प्रयास नहीं कर रही है, या फिर कर रही है तो कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, तो जिसके कारण ये सब आपको डिले देखने को मिल जाती है और अल्टीमेटली ये सब प्रॉब्लम खड़ी होती है। एंड अगर हम बात करें अन्य डिटेल्स की तो देख लो फर्स्ट एवर रिवर्सल इन प्रोग्रेस सिंस एसडीजी वर अडॉप्टेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो एसडीजी का प्रोग्रेस सब कुछ ठीक चल रहा था, हम लोग गरीबी, हंगरी ये सब हटाने जा रहे थे और हट भी रही थी, बट ये प्रोग्रेस सब डेटोरिएट हो गए, रिवर्स गियर में चले गए। एंड ये कारण क्यों हुआ, बिकॉज पॉवर्टी रेट्स बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक काफी ज्यादा बढ़ गया। तो अल्टीमेटली गोल्स कैसे रिकवर होंगे जब पीपल्स ही ठीक नहीं है, तो पीपल ही कहीं ना कहीं इस कोविड-19 की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत होनी चाहिए। एंड फिर देख लो आप
ग्लोबल चैलेंजेस जैसे पेंडेमिक हो गई, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, इनके लिए क्योंकि ये ग्लोबल चैलेंज है तो इंडिविजुअल सॉल्यूशन नहीं आएगा। ग्लोबल चैलेंज नीड्स a strong multilateral system so that preparedness and coordinate कर सके कोई भी रिस्पॉन्स को against any natural or man-made disaster comes to the earth। so ये कोलैबोरेशन मदद करता है, बट जो नासा है आई थिंक सो कि इट इज रिफ्यूज टू गिव परमिशन। ये बातें हमें देखने को मिलती है। ये हमने डिस्कस किया अच्छे से। एंड फिर आप देख लो 2021 इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स जो आपका इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड है, इसमें ये अंडरलाइन किया जाता है कि कैसे रिच कंट्रीज नेगेटिव सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल स्पिल ओवर क्रिएट करते हैं, जो किसी भी देश की एबिलिटी को वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एंड 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रांसफॉर्मेशन ये इन्फॉर्म कर सकते हैं सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड रिजिलिएंट रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। एंड फिर आप देख लो 6 SDG ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज दैट ऑल SDGs इसको अचीव किए जा सकते हैं थ्रू 6 मेजर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपके एजुकेशन एंड स्किल्स को बढ़ा दो, हेल्थ एंड वेलबींग को बढ़ा दो, क्लीन एनर्जी को बढ़ा दो, सस्टेनेबल लैंड यूज कर दो सो दैट लैंड एक्सप्लॉयटेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन ना हो, सस्टेनेबल सिटीज को प्रमोट करो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करो। तो ये अच्छे से याद रखना है 6 SDG ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऐसे 6 SDG गोल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, उसमें अचीवमेंट हासिल कर ली जाए तो all SDG can be achieved through 6 major societal transformation। याद रखना है एजुकेशन एंड स्किल, हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल लैंड यूज, सस्टेनेबल सिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। एंड अगर हम बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की तो आप देख लो कौन कौन से हैं। ये जो आपके रेड कलर में है यहाँ पर हम परफॉर्मेंस देखेंगे, जो ग्रीन कलर में है यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑन ट्रैक है मेंटेनिंग द SDG अचीवमेंट, जो आपका येलो कलर में है चैलेंजेस रिमेन है, यानी कि अभी से डील नहीं किया गया है। एंड ये जो आपके इस कलर में है डार्क येलो आई थिंक सो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अभी मौजूद है। तो अगर हम मेजर चैलेंजेस जहाँ पर डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है तो अच्छे से याद रखना जीरो हंगर की तरफ हम प्रयास निगेटिवली जा रहे हैं, यानी कि ये डिक्लाइन कर रहा है स्टेप्स में जो भारत के द्वारा लिया जा रहा है, यानी कि सिंपली कहें तो हंगर की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। एंड वी हैव द लाइफ बिलो वाटर, तो ये भी सही स्थिति में ही है। एंड वी हैव द गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये भी सही स्थिति में नहीं है। एंड वी हैव द इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही स्थिति में नहीं है। एंड वी हैव द लाइफ ऑन लैंड, ये भी सही स्थिति में नहीं है। एंड वी हैव द रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, यहाँ पर भी गड़बड़ी चल रही है। एंड फिर देख लो आपका ये जो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ये है आपके, है ना। तो ये सब मेजर चैलेंजेस है और यहाँ ये जो रेड कलर है वो इसका मतलब है कि डिक्रीज हो रही है ना। तो ये रेड कलर जो आपका दिया गया है मान के चलो डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये है ना, फॉर एग्जांपल ये जो गोल हमने 15 डिस्कस किया लाइफ बिलो लैंड, तो यहाँ पर आपका लाइफ ऑन लैंड बेसिकली, तो यहाँ पर आपका डिक्रीज हो रही है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। और ये फिर देख लो ये जो एरो मार्क इधर वाली, इसका मतलब स्टैग्नेटिंग यानी कि ना ही कुछ अच्छा हो रहा है ना ही कुछ बुरा हो रहा है, स्टैग्नेटिंग है, दैट्स व्हाई। सो वी हैव डिस्कस्ड इट एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। वैसे प्रीलिम्स के लिए आपको SDG गोल्स याद रखने चाहिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान के चलो कि UPSC का सिलेबस है आपका ये SDG गोल, है ना। आपको एक एक टॉपिक पर प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। पॉवर्टी से एसोसिएटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उसके बाद जीरो हंगर, इससे ऊपर जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए, नेशनल इंटरनेशनल पर क्या स्कीम चलाई जा रही है ना। तो ये सब बातें पता हो जाए तो मजा और आनंद जीवन में दोनों आ जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Over 18 million kids at e-waste dump site face threat of health hazard। जाहिर सी बात है ये e-waste dump site पर होंगे तो क्या हजार्ड नहीं तो खुशियां ये फेस करेंगे, लॉजिक सी बात है। और इतना ही नहीं, टोटल चाइल्ड की संख्या बताई जा रही है कि 1.8 करोड़ किड्स, 18 मिलियन किड्स सिंपली मीन्स 1.8 करोड़ किड्स। और
ये रिपोर्ट WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। सो वी हैव टू चेक दिस आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका इम्पोर्टेंट है। सो फाइंडिंग्स की बात करें तो इज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट एवर WHO रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड चाइल्ड हेल्थ की आखिरकार क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और चाइल्ड हेल्थ में लिंकेजेज हैं? तो हाँ, लिंकेजेज हैं, बिकॉज चिल्ड्रन भी कहीं ना कहीं ये जो आपके साफ सुथरे जगहों पर नहीं, बल्कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाली लोकेशन है वहाँ पर ये आपके इनको कलेक्ट करते हैं, और इनसे जो भी आपके डेंजरस हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं इनको यूँ कह सकते हो कि सूंघना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और अल्टीमेटली इनके हेल्थ, इनके जो अन्य पोर्शंस ऑफ बॉडी है वो सब कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट होते हैं। तो ये सब दुखद वाली बात है, कहने का मतलब ये है। एंड फिर देख लो, अगर हम बात करें ई वेस्ट की, तो ई वेस्ट रिफर्स टू ओल्ड एंड ऑफ लाइफ या फिर डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड देयर पार्ट्स। और की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो देख लो, काफी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए हो सकते हैं। अराउंड 12.9 मिलियन वुमेन, इसको आप 13 मिलियन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अराउंड 13 मिलियन वुमेन ये इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर में वर्क कर रही है। ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि विद इन इनफॉर्मल सेक्टर 13 करोड़ वुमेन आर वर्किंग हियर, एक्सपोजिंग देम टू टॉक्सिक वेस्ट जैसे निकल, लीड, मरकरी, जो आपके मदरबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब को प्यूरिफाई, फिल्टर या फिर सामान निकाल के दूसरी जगह भेज देना। हु डूज इट? इट इज डन मेनली बाय आपका वुमेन, है ना। तो ये याद रखना है। एंड पुट देम एंड देयर अनबोर्न चिल्ड्रेन, वो भी रिस्क में है, बिकॉज ये सब कंज्यूम करेंगे। सोच लो उनके हेल्थ, और जब वो शादी ब्याह करेंगे तो सोच लो उनके हेल्थ पर क्या असर होगा। एंड फिर देख लो, चिल्ड्रेन एक्सपोज टू ई वेस्ट आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू टॉक्सिक केमिकल, बिकॉज इसमें आपका स्मॉलर साइज, लेस डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं बच्चों में बेसिकली, एंड रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड वी हैव द सजेशन, तो सजेशन क्या होने चाहिए? तो कहा जाता है एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ई वेस्ट, आपका क्या है, पॉलिसी लेकर आ जाओ, लॉज लेकर आ जाओ, लेकिन इट शुड बी दैट एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स बाय एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, गवर्नमेंट मॉनिटर ई वेस्ट एक्सपोजर एंड हेल्थ आउटकम्स एंड फैसिलिटेट बेटर रीयूज ऑफ मटेरियल्स। एंड फिर देख लो, अकॉर्डिंग टू द यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020, 53.6 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जनरेट होते हैं। 2019 में हुए हैं 53.6 मिलियन मेट्रिक टन, काफी बड़ा अमाउंट है वेस्ट की। एंड इसमें से क्या, सिर्फ 17.4% ऑफ ई वेस्ट जिसको कलेक्ट किया गया और रिसाइकिल कर दिया गया, बाकी जो बचे कुचे रह गए इसको ऐसे ही हियर एंड देयर थ्रो अप कर लिए गए हैं, जिससे केमिकल्स रिलीज होंगे, वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, फिर वो एसिड रेन, उसके बाद इंपैक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ फ्रूट्स, ट्रीज, या फिर यूँ कह सकते हो एग्रीकल्चर, एंड अल्टीमेटली लाइफ जो है आपके ह्यूमंस की वो तो डिटेरियोरेट हो ही जाएंगी। तो इसमें तो चिंता करने की बात नहीं है। ये हमने डिस्कस किया। और उसके बाद देख लो, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर है, चाइना एक नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूएस आता है, तीसरे नंबर पर ये खिताब भारत को मिला है। तो भारत के लिए तालियां बजा दी जाए। एंड 2016 में इंडिया इनेक्टेड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जिसके तहत ई वेस्ट को कैटेगराइज किया जाता है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बात हमने डिटेल से डिस्कस किया। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। वी हैव द प्लेसेस न्यूज, आज शॉर्टर न्यूज ही है। तो एक तो आपका रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इन्होंने MOU साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर? लोथल, जो कि गुजरात में। याद रखना है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाए जाएंगे? लोथल, विच इज इन गुजरात। एंड अगर हम लोथल की बात करें तो ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटी रह चुका है एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लगभग 2400 BC। एंड इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटी जहाँ पर एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन तो मौजूद थे, लगभग 2400 BC। एंड ये जो सिटी है आपका लोथल, ये आपका अलोंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो कि गुजरात में फ्लो करती है, और ये गल्फ ऑफ खंबात में जाके अपने आप को डिस्पोज करती है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ए डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड हियर वेयर बोट्स and ships came in from sea and through
the river channel. And we have the China to send first crew to space station. सक्सेसफुली भेज दिया गया है, चाइना ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन भेज दिया है। तो काफी बड़ी न्यूज है ये, चाइना स्पेस सेक्टर में भी सबको दाबने का प्रयास कर रहा है, फिजिकल डिजिटल, अब तो आपका स्पेस सेक्टर में भी चला गया। तो ये भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती है। तो फिर देख लो, चाइना विल लॉन्च, वैसे तो लॉन्च कर चुका है, चाइना विल लॉन्च कौन सा एयरक्राफ्ट है, नाम भी भूल गया एयरक्राफ्ट का, हाँ कौन सा है, शेनजोहू 12 स्पेसक्राफ्ट, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट बैठेंगे और इसको तियांगोंग स्पेस स्टेशन के साथ डॉक यानी कनेक्ट किया जाएगा। और चाइना ने ऑलरेडी 11 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजे हैं सिंस बिकमिंग द थर्ड कंट्री टू डू सो ऑन इट्स ऑन 2003 में। एंड यूएस लेजिस्लेशन बार्स चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोलैबोरेशन है बिटवीन यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान, ये याद रखना, यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप, जापान। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस ऑल दीज एंड होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। इससे पहले थोड़ा सा आप ये देख लो, जो साइट्स हैं आईवीसी के कुछ, जैसे हड़प्पा है, राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चैनसुदारो, ढोलबीरा, लोथल, नागेश्वर, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये सब देख लो, नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सीरीज टुडे एंड फॉर नाउ दैट्स ओवर। वी विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।